नमस्कार मित्रों, आरवी आईएसपीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे पीसीएस हो गई, आरआरओ परीक्षा हो गई, समीक्षा अधिकारी परीक्षा हो गई, वहीं आपकी रेलवे की परीक्षा हो गई, पुलिस परीक्षा हो गई, तो जहाँ जहाँ जीएस पूछा जाता है तो यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में बजट जाना जाता है, तो बजट को जाना जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। इसका विवरण हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित किया गया है। देखिए, व्याख्या कर देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। यह व्याख्यायित करता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। आइए, भारत की संचित कोष बनाया गया है। संचित निधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत की संचित निधि। वहीं अनुच्छेद 60 भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की आधिकारिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 255 है, सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में व्याख्या की गई है। संविधान के 4 अनुच्छेद आपको पता लग गए। शून्य आधारित बजट सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। शून्य आधारित बजट यूएसए में प्रस्तावित किया गया। शून्य आधारित बजट प्रणाली की शुरुआत सन 1960 के उत्तरार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका में विकास हुआ था। इस बजट प्रणाली में परंपरागत बजट से भिन्न नवीन बजट प्रणाली के अंतर्गत ही नहीं, चालू योजनाओं तथा व्यय के समस्त मदों व उन पर किए जाने वाले प्रत्येक रुपए के व्यय के औचित्य को नए सिरे से सिद्ध करना होता है। ये शून्य आधारित बजट हो गया है। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से कौन किसी विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में निश्चित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में निश्चित करता है। कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, यह निश्चय करने वाला लोकसभा अध्यक्ष होता है। आइए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(1) में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। अगला प्रश्न, निष्पादन बजट सर्वप्रथम म्युनिसिपल सरकार में प्रयोग किया गया। किस देश में? यूएसए में। तो निष्पादन बजट म्युनिसिपल सरकार में यूएसए में सबसे पहले प्रयोग किया गया। व्याख्या देखिए। कार्य निष्पादन बजट की अवधारणा का आरंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 1950 से अमेरिका की सरकार ने इस प्रकार के बजट को स्वीकार कर लिया। कार्य निष्पादन बजट को 1955 के आसपास मान्यता प्राप्त हुई। निष्पादन बजट के बारे में देखिए। निष्पादन बजट बेहतर नियोजन समर्थ करता है, सही। बेहतर अनुश्रवण की सुविधा देता है, सही। बेहतर नियंत्रण संभावित बनाता है, सही। बेहतर निष्पादन लेखा परीक्षण संभावित करता है, सही। तो इसमें चारों सही है। निष्पादन बजट के इन चारों लाभों के अलावा निम्न लाभ भी हैं। यह उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूर्ण स्पष्टता से प्रकट करता है जिस पर व्यय किया जाना है। वह विधानमंडल द्वारा बजट की अच्छी प्रकार से पुनरावलोकन तथा मूल्यांकन करने में सहायता देता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। देखिए, 1924 में रेलवे बजट सन 1924 से सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। रेलवे बजट के लिए अलग बजट पेश करने के पीछे मूल विचार यह है कि रेलवे द्वारा निश्चित अंशदान की व्यवस्था होने से सिविल अनुमानों में स्थिरता आए, रेलवे वित्त के प्रशासन में लचीलापन आए। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षण नहीं करते हैं। सी, वन विभाग का लेखा परीक्षण नहीं करते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके का परीक्षण करते हैं? नीचे व्याख्या दी गई है। देखिए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक वन विभाग का लेखा परीक्षण नहीं करता है। तो सीएजी निम्न परीक्षण करता है: केंद्रीय राजस्व तथा डाकतार विभाग का, विभिन्न रेलों के व्यय का, प्रतिरक्षा सेवा के व्यय का, खाद्य पुनर्वास पूर्ति का, सरकार के व्यापारिक संस्थान का, अन्य का। ठीक है। वहीं संवैधानिक दृष्टिकोण से भारतीय लेखा परीक्षण शासित होता है। तो
तो भारतीय लेखा परीक्षण शासित होता है, संसद की इच्छा अनुसार भारतीय लेखा परीक्षण का शासन होता है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 148(3) अनुच्छेद 148(3) में यह प्रावधान है कि नियंत्रक लेखा परीक्षक का वेतन तथा सेवा के अन्य शर्तें संसद कानून द्वारा निश्चित करती है। जब तक वे इस प्रकार निश्चित नहीं की जाती तब तक अनुसूची में जैसा उनका उल्लेख किया गया वैसा ही रहेगी। आइए, निष्पादन बजट मूलतः गढ़ा गया था यूएसए के प्रथम हूवर आयोग द्वारा गढ़ा किया था। 1950 में कार्य निष्पादन बजट को अमेरिका ने स्वीकार किया था। अमेरिका की हूवर कमेटी द्वारा मूलतः निष्पादन बजट शब्द गढ़ा गया था। हूवर कमेटी के शब्दों में देखिए, हम इस बात की सिफारिश करते हैं कि बजट की संपूर्ण अवधारणा को नए सिरे से बदल देना चाहिए। नए प्रकार के बजट में कार्यों, क्रियाओं, परियोजनाओं की रूपरेखा प्रकट की जानी चाहिए। जब बजट इस भांति बनने लगेगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कार्य संपादित किए गए हैं, क्या सेवाएं दी जा रही हैं। आइए अगला प्रश्न है, बजट निर्माण के संबंध में संसदीय शक्ति विषयक निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। तो संसद एक कर को बढ़ा तो सकती है, उसे घटा नहीं सकती है, तो ये गलत है। वह एक कर को बढ़ा सकती है, साथ ही उसे कम अथवा उन्मूलित भी कर सकती है, ये भी गलत है। तीसरा है, वह एक कर को बढ़ा नहीं सकती किंतु उसे घटा अथवा उन्मूलित कर सकती है। सी ऑप्शन यही सही है आपका। संसद भारत की सर्वोच्च संस्था है, कर के संबंध में कर को बढ़ा नहीं सकती बल्कि उसे कम या घटा सकती है या समाप्त भी कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार के सभी वित्तीय कार्य संपादन के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है। तो लोकसभा अध्यक्ष, संसद, कोषागार, नहीं, उनमें से कोई नहीं। भारत सरकार में सभी वित्तीय कार्य संपादन के लिए वित्त मंत्रालय ही उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि विकल्प में वित्त मंत्रालय नहीं है। ठीक है। मांग विधिवत पारित होने पर कहलाती है एक अनुदान कहलाती है। मांग विधिवत जब पारित हो जाती है तो एक अनुदान कहलाती है। भारतीय संसद में कुल 26 दिनों के भीतर अनुदान मांगों को पास करने की परंपरा है। मांग विधिवत पारित होने पर अनुदान कहलाती है, जिसके बाद में अनुदान मांगों पर मतदान के पश्चात निर्धारित राशि को विनियोग विधेयक द्वारा समेकित निधि से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, जिला नियोजन समिति का गठन निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो जिला नियोजन समिति जो होती है उसका गठन भारत के संविधान के 74वें संविधान संशोधन से किया गया है। जिला नियोजन समिति का गठन संविधान के 74वें संशोधन के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 243 च और घ में जिला नियोजन समिति के गठन का प्रावधान है। आइए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन एक नगरीय स्वशासन की इकाई नहीं है। तो नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है, मेट्रोपॉलिटन परिषद नहीं है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को नगरीय स्वशासन की इकाई माना गया है। इसमें मेट्रोपॉलिटन परिषद का उल्लेख नहीं है। आइए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I तथा 243Y के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग नियुक्त किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग के गठन अप्रैल 1994 में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I 243Y के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग अप्रैल 1994 में नियुक्त किया गया था। 1994, याद रखिएगा। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का असाधारण रूप से प्रयोग किया गया था। बिहार में सन 1965 में विनियोजन विधेयक हेतु असाधारण शक्ति का प्रयोग किया गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति असाधारण रूप से प्रयोग बिहार में 1965 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में नगर निगम गठित नहीं होते हैं, चयनित सदस्यों द्वारा नहीं होते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर निगम में निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य, पदेन सदस्य होते हैं, चयनित सदस्य नहीं होते हैं। निर्वाचित, मनोनीत और पदेन सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 92 में अनुसूचित जातियों के आरक्षण दिया गया है। 73वें संविधान में दिया गया है।
SC जातियों के लिए आरक्षण दिया गया। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नहीं, ये नहीं दिया गया है। विषयों हेतु अलग अलग सूचियाँ ये भी दी गई हैं। राज्य वित्त आयोग ये नहीं दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये दिया, राज्य वित्त आयोग दिया गया है, जबकि विषय हेतु अलग अलग सूचियाँ नहीं दी गई हैं। सूचियों का वर्णन भाग 7 में है। राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, तो ये गलत है। तीसरा, चौथा सही है। तो ए और डी आंसर सही है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, जबकि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था का कार्य राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया। एक राज्य के राज्यपाल ने एक अध्यादेश जारी करके उसे पुनः जारी करते हुए 39 बार जारी किया, जो निरंतर लागू रहा 9 से 11 वर्ष तक। एक राज्य के राज्यपाल ने एक अध्यादेश जारी करके उसे पुनः जारी करते हुए 39 बार जारी रखा, जो निरंतर 9 से 10 वर्ष तक लागू रहा। आइए सचिवालय के बारे में देखते हैं। सचिवालय सचिवों के कार्यालयों से बना होता है, सही। मंत्रियों सचिवों द्वारा संयुक्त रूप से बना होता है, सही। विभिन्न नीतियों के बनाने में सहायता प्रदान करता है, ये भी सही। कार्यपालक क्रिया के ऊपर पर्यवेक्षण करता है, ये गलत है। देखिए, सचिवालय सचिवों के कार्यालयों से बना होता है, मंत्री सचिव के भी संयुक्त रूप से बना हुआ होता है, विभिन्न नीतियों के बनाने में सहायता प्रदान करता है।